गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो मैं एक क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट मैंने बताया था उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन नोट करो। बेटा ऑडियो में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ऑडियो क्लियर है सबको? चलो नोट करो बेटा, क्वेश्चन लिखो। द स्पेसिफिक रोटेशन of alpha D glucose the specific rotation of alpha D glucose is plus 113 degree, while that of beta D glucose is plus 19 degree, लिखो। however specific rotation of equilibrium mixture of glucose specific rotation of equilibrium mixture of glucose is plus 52 degree. Determine the composition of both component of glucose. Determine the composition of both component of glucose in the equilibrium mixture. Determine the composition of both component of glucose in the equilibrium mixture.
अरे आंसर तो आ जाना चाहिए था अब तक, क्या कर रहे हैं तुम लोग? %36। अरे 36 होगा तो 68 कैसे होगा आकाश? दोनों का मिला के तो 100 होना चाहिए। आप इसको इस रिजल्ट के थ्रू कैलकुलेट करोगे। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर is equal to specific rotation of D form multiplied by mole fraction of D form, specific rotation of alpha form multiplied by mole fraction of alpha form plus specific rotation of beta form multiplied by mole fraction of beta form, जिसको आप लिख सकते हो 1 minus mole fraction of alpha form, because total mole fraction 1 होगा, तो x alpha plus x beta is equal to 1, तो x beta is equal to 1 minus x alpha। तो specific rotation of mixture given है बेटा 52 is equal to alpha का specific rotation 113 multiplied by x alpha plus 19 multiplied by 1 minus x alpha। तो यहां से देखो तो ये आ गया 52 minus 19 is equal to 94 x alpha, 94 x alpha आ जाएगा, ठीक है। तो x alpha is equal to 52 minus 19, 52 minus 19 कितना गया? 33 divided by 94, 33 divided by 94, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.36 आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 0.36। इसका मतलब कि अल्फा फॉर्म का परसेंटेज 36%, तो बीटा फॉर्म का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 64%। एक्स बीटा अगर हम कंसीडर करें तो एक्स बीटा इज इक्वल टू 0.64, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे यहां से पूछे जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताने जा रहा हूं, फिशर प्रोजेक्शन। FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन। अब जरा देखो फिशर प्रोजेक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो आप पहले तो नोट करो फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, लिखो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन of 2-dimensional representation of a 3-dimensional chiral carbon, 2-dimensional representation of a 3-dimensional chiral carbon is called Fisher projection, is called Fisher projection. 2-dimensional representation of a 3-dimensional chiral carbon is called Fisher projection. तो
टाइम पे थी। सिया माइक को म्यूट करो बेटा। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लो कोई 3 डायमेंशनल कायरल सेंटर है, मतलब 3 डायमेंशनल कायरल कार्बन है, और अगर हम उसको 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को फिशर प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हुए जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें ग्रुप्स को इक्लिप्सिंग कंडीशन में होना चाहिए, इक्लिप्स मैनर में अरेंज होना चाहिए, न कि स्टैगर्ड मैनर में अरेंज होना चाहिए। ये इक्लिप्स या स्टैगर्ड की जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये बेसिकली कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड फैक्ट है, तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो। while writing Fisher projection of a molecule, while writing Fisher projection of a molecule, the groups present in the 3-dimensional structure, the groups present in the 3-dimensional structure of the molecule, the groups present in the 3-dimensional structure of the molecule must be in eclipsing condition, must be in eclipsing condition, but not in staggered manner, but not in staggered manner। अब जरा समझना मैं क्या आपको बता रहा हूं। जैसे देखो, हमने टार्टेरिक एसिड को कंसिडर किया था। अगर टार्टेरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करें तो टार्टेरिक एसिड के 2 रिप्रेजेंटेशन बनते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन टार्टेरिक एसिड का ये है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने टार्टेरिक एसिड का बनाया हुआ है ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है टार्टेरिक एसिड का। दूसरा अरेंजमेंट टार्टेरिक एसिड का अगर कंसीडर करें तो दूसरा अरेंजमेंट टार्टेरिक एसिड का ऐसा होगा, इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। इसको हम इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बोलेंगे। तो यहां पे ये बोला जा रहा है बेटा कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ध्यान देना ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो बोले जो मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ग्रुप्स कैसे अरेंज होने चाहिए? बोल रहे ग्रुप्स अरेंज होने चाहिए इक्लिप्स्ड मैनर में। ग्रुप्स का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? इक्लिप्स्ड होना चाहिए। ग्रुप्स का अरेंजमेंट स्टैगर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जब हम फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने से पहले जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको हम इस फॉर्म में इंश्योर करेंगे, न कि इस फॉर्म में। इनफैक्ट अगर वो इस फॉर्म में है भी तो उसको पहले एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे। यही फिशर प्रोजेक्शन की लिमिटेशन भी होती है, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो 3D स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, वो 3D स्ट्रक्चर चाहे वो ऐसा हो, ठीक है, या ऐसा हो, दोनों का फिशर प्रोजेक्शन सेम बनेगा। इसका मतलब कि एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है, स्टैगर्ड फॉर्म में है या इक्लिप्स फॉर्म में है, इसका हमें पता नहीं चल पाता फिशर प्रोजेक्शन के बेसिस पे। तो ये फिशर प्रोजेक्शन की लिमिटेशन है। इस बात को अपने दिमाग में रख करके तब उसके बाद आप आगे बढ़ो। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हुए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 3 डायमेंशनल मैनर में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इक्लिप्स होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, या बोल सकते हो फिशर प्रोजेक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आप नोट करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। तो इसमें नोट करो, लिखो, इनकरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल, इनकरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल, इनकरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन से, बट जरूरी नहीं है कि हर फिशर प्रोजेक्शन जो है वो एग्जैक्ट जो रूल्स हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाए। ठीक है, अगर कोई करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन की आप बात कर रहे हो तो उसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो इनकरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। अब क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन must be arranged vertically, principal carbon chain must be arranged vertically, principal carbon chain must be arranged vertically with most oxidized carbon, with most oxidized carbon should be, most oxidized carbon should be at the top, with most oxidized carbon should be at the top। अब जरा समझो इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो हमारे पास ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, CH3 CHOH COOH। इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हमने कंसीडर किया। ऑडियो में प्रॉब्लम है क्या? हाँ बच्चों, क्या ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? निशांत तुम अपने एंड पे देखो। निशांत नहीं, विनायक। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं विनायक, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया, लिख लो, प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी अरेंज्ड वर्टिकली, प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी अरेंज्ड वर्टिकली with most oxidized carbon,
with most oxidized carbon should be at the top. Most oxidized carbon should be at the top. ठीक है, तो अब जैसे मैंने इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंसिडर किया और अब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं, तो यहां पे आप देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन को कैसे अरेंज करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन को वर्टिकली अरेंज करना है। प्रिंसिपल कार्बन चेन को कैसे अरेंज करना है, बोल रहे हैं इसको वर्टिकली अरेंज करना है। और अगर आप देखो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन ये है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन, ये मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन कहां होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन शुड बी एट द टॉप, और ये CH3 कहां होना चाहिए, ये होना चाहिए बॉटम में। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन अगर आप मॉलिक्यूल का ड्रॉ कर रहे हो, तो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए ये रूल फॉलो होना चाहिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी अरेंज्ड वर्टिकली विथ मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन शुड बी एट द टॉप। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको? बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, कायरल सेंटर must be represented, chiral center must be represented at the intersection of, chiral center must be represented at the intersection of vertical and horizontal line, vertical and horizontal line, at the intersection of vertical and horizontal line। तो अब जरा यहां पे देखो बेटा, कायरल सेंटर क्या है, तो आप यहां पे देख सकते हो ये जो बीच वाला कार्बन है ये यहां पे कायरल सेंटर है। हमें इस कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करना है, तो कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, कायरल सेंटर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे कायरल सेंटर होगा। ये कायरल सेंटर है, जहां पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट एक कायरल सेंटर है। ठीक है, अब आप देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक OH है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप अटैच है। तो अगर आप इस ग्रुप के लिए देखो, इन ग्रुप्स के लिए देखो, तो दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब वो दो अरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं, पहला अरेंजमेंट को अगर देखें तो इधर H हो सकता है बेटा और इधर OH हो सकता है, राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में H। जबकि इसका जो दूसरा अरेंजमेंट होगा, दूसरे अरेंजमेंट में अगर आप सेकेंड अरेंजमेंट को देखो तो H राइट साइड में और OH लेफ्ट साइड में, ये हो सकता है। और अब आप देखो ये जो दो फिशर प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन अगर आप देखो तो आपस में ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो अगर कंसीडर किया जाए तो दे आर इनएंसियोमर, ये इनएंसियोमर है। तो हर कायरल सेंटर के अबाउट दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और वो दो स्ट्रक्चर क्या होंगे, वो एक दूसरे के इनएंसियोमर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको नोट करो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद। थर्ड पॉइंट लिखो,
थर्ड पॉइंट लिखो, in Fisher projection of a molecule, in Fisher projection of a molecule, groups present on vertical line, groups present on vertical line are understood to be oriented, groups present on vertical line are understood to be oriented away from the observer, it means they are oriented, behind the plane of the paper, it means they are oriented behind the plane of the paper, it means they are oriented behind the plane of the paper. और लास्ट पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूं. लास्ट पॉइंट लिखो, in Fisher projection of the molecule, groups present on horizontal line, in Fisher projection of the molecule, groups present on horizontal line are understood to be oriented, towards the observer, are understood to be oriented towards the observer. It means they are present, above the plane of the paper, above the plane of the paper. अब जैसे देखो बेटा, अगर मैं ये वाला जो फिशर प्रोजेक्शन है, अगर इस फिशर प्रोजेक्शन को विजुअलाइज करूं, तो ये फिशर प्रोजेक्शन हमें 3 डायमेंशनली कैसा विजुअलाइज होगा, इस बात को समझना है. देखो, ये कायरल सेंटर वाला कार्बन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बोल रहा है कि वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, दे आर ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. इट मींस दे आर ओरिएंटेड बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा डैश्ड बॉन्ड के थ्रू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे. इनको डैश्ड बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है. जबकि बोल रहा है कि जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो इनको आप रिप्रेजेंट करोगे वेस्ट बॉन्ड के थ्रू. ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फिशर प्रोजेक्शन में हमने ड्रॉ किया है, उसको 3 डायमेंशनली अगर हमें विजुअलाइज करना है, तो उसको हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे. समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से अगर ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर को आपको 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना हो, तो क्या बदलेगा? सिर्फ H और OH का अरेंजमेंट बदल जाएगा, बाकी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही रहेगा. H की जगह पे OH और OH की जगह पे H अगर आप कंसीडर करोगे, तो ये दूसरे वाले एनहांसियोमर का, दूसरे वाले फिशर प्रोजेक्शन का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन
आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो फिशर प्रोजेक्शन को आपको ड्रॉ कैसे करना है। जैसे मान लो कि एक 3D स्ट्रक्चर है, अब इस बात को इसको विजुअलाइज करना बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर से मैं पास ला करके दिखा रहा हूं, ये जो है ये कायरल सेंटर है। एक ग्रुप ये हो गया ब्लैक कलर वाला, एक ग्रुप ये हो गया येलो कलर, एक ग्रुप ये हो गया, और एक ग्रुप ये हो गया रेड कलर। ठीक है, आप देख सकते हो इस कार्बन से अटैच चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इट इज अ कायरल सेंटर। ये कार्बन क्या है बीच वाला, ये कायरल सेंटर है। ठीक है, अब हम इसी का फिशर प्रोजेक्शन को विजुअलाइज कर रहे हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन को विजुअलाइज कैसे करेंगे, अब जरा उसका तरीका समझो। आपको इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को अपने सामने रखना है जिससे कि ये देखना, आपको इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से आपके सामने रखना है जिससे कि ये वाला जो दो ग्रुप है ये आपकी तरफ दिखे, ये येलो कलर वाला और रेड कलर वाला ये आपकी तरफ दिख रहा होगा। ठीक है, जबकि ब्लैक कलर वाला ग्रुप और ये नीचे वाला जो ग्रुप है ये आपसे दूर दिख रहा होगा। ठीक, ये दोनों ग्रुप आपकी तरफ ओरिएंटेड होने चाहिए और ये वाले जो दो ग्रुप है ये आपसे दूर लाई करने चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं कि इसी ओरिएंटेशन के साथ ये स्ट्रक्चर एक डार्क रूम के अंदर प्रेजेंट है। इसका ओरिएंटेशन यही है, इसी ओरिएंटेशन के साथ ये स्ट्रक्चर एक डार्क रूम में प्रेजेंट है। ठीक है, और सामने से हम इसके ऊपर लाइट को फोकस करते हैं। यही स्ट्रक्चर है जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इसी ओरिएंटेशन के साथ ये स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है, एक डार्क रूम में प्रेजेंट है, और इसके ऊपर सामने से लाइट फोकस की जाती है। तो जब हम लाइट फोकस करेंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड में इसकी शैडो बनेगी, यानी कि बोर्ड पे आपको इसकी शैडो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर की जो शैडो यहां पे बन रही है वही फिशर प्रोजेक्शन है बेटा। तो जब शैडो फॉर्मेशन होगा तो आप क्या देखोगे, जरा यहाँ पे बोर्ड पे देखना, पता नहीं अब आपको तो दिखाई पड़ नहीं रहा होगा। जब आप इसको अभी यहां से विजुअलाइज कर पा रहे ना, अब समझ लो इसी की शैडो हम फॉर्म कर रहे हैं बैकग्राउंड में। तो क्या होगा, ये रेड कलर वाला ग्रुप और ये येलो कलर वाला ग्रुप जो होगा, रेड और येलो, ये कहां दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में। शैडो होगी तो 2D रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ये रेड वाला और येलो वाला ये आपको कहां दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ब्लैक और ये नीचे वाला जो ग्रुप है अगर आप देखो तो ये कहां दिखेगा, ये वर्टिकल लाइन के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो किसी भी 3D स्ट्रक्चर, अब इसमें देखो ऑब्जर्वर आपको, तो ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर इन दो ग्रुप का जो बाइसेक्टर लाइन है उस बाइसेक्टर लाइन के अलॉन्ग, यानी कि इन दो ग्रुप के बीच में कहीं पे वो लाई कर रहा है और वहां से वो इस स्ट्रक्चर को देख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये दो ग्रुप को वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे देख रहा है, हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, और इन दो ग्रुप को वो वर्टिकल पार्ट पे देख रहा है। तो यही फिशर प्रोजेक्शन का विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, अब आप यहां पे जरा देखो ये वाला स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर अगर मैं अभी यहाँ पे आपको बता दूं कि ये येलो कलर वाला ग्रुप H है, हाइड्रोजन, इसको मान लो हाइड्रोजन है, और रेड कलर वाला OH, येलो कलर वाला H और रेड कलर वाला क्या, OH। ठीक, तो आप यहाँ पे जब फिशर प्रोजेक्शन में देखोगे इसको, तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या दिख रहा है, H ये वेस्ट बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है, OH वेस्ट बॉन्ड से अटैच है, बाहर की तरफ आ रहा है, और COOH और CH3 ग्रुप जो है ये डैश्ड बॉन्ड से अटैच है, ये अंदर की तरफ लाई करेंगे, बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ लाई करेंगे। अच्छा, इसको बनाने का एक तरीका और है, ये जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फिशर प्रोजेक्शन को विजुअलाइज करना है, आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप डार्क रूम में एज्यूम करो कि डार्क रूम में प्रेजेंट है, सामने से आप इसके ऊपर लाइट फोकस कर रहे हो, बैकग्राउंड में इसकी जो शैडो बनेगी वही शैडो क्या है, वही शैडो इसका फिशर प्रोजेक्शन है।
ठीक है, इसको विजुअलाइज करने का एक तरीका और है बेटा। अब जरा इसको देखना, हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को ये बोर्ड पे रख रहे हैं, यहां पे हमने रखा और फिर हम इसको प्रेस कर रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं, जरा देखो क्या हो रहा है, प्रेस करने पे क्या हो रहा है, ये वाला जो येलो और रेड है ये कहां पे हॉरिजॉन्टल, और ब्लैक और ये जो आपका लाइट ब्लू कलर है, अगर आप इसको देखो तो ये आपको कहां दिख रहा है, वर्टिकल। ये जो कुछ आप देख रहे हो ना, यही फिशर प्रोजेक्शन। ये बात समझ में आई बेटा? ये कैसे विजुअलाइज करना है, ये समझ में आया आपको? सबका रिस्पांस नहीं आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो जैसे ये 3D स्ट्रक्चर है ना, दो ग्रुप को अपने बीच में रख कर एज्यूम करो कि अपने, तो आपके बाइसेक्टर, मतलब जो है उन दो ग्रुप का जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग आप खड़े हो, दो ग्रुप आपकी तरफ दिखने चाहिए और दो ग्रुप आपसे दूर दिखने चाहिए, ठीक है। और अब आप उसको, अगर उस 3D स्ट्रक्चर को एक प्लेन के ऊपर ले जा करके अगर आप उसको प्रेस करो, तो जो ग्रुप आपकी तरफ ओरिएंटेड है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे और जो आपसे दूर है वो वर्टिकल हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वही फिशर प्रोजेक्शन है। या दूसरा विजुअलाइज करने का तरीका मैंने बताया कि ये दो ग्रुप को अपनी तरफ रख करके और दो ग्रुप को अपने से दूर रखते हुए आप डार्क रूम में इस स्ट्रक्चर को एज्यूम करके सामने से अगर लाइट फोकस करो, जो बैकग्राउंड में इसकी शैडो बनेगी वही शैडो इसका फिशर प्रोजेक्शन है। तो इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया जाता है। अब देखो, मैंने अभी यहां पे दो स्ट्रक्चर टार्टेरिक एसिड के ड्रॉ किए, टार्टेरिक एसिड के दो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए। मुझे इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है बेटा, इसका फिशर प्रोजेक्शन मुझे ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप किसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हो तो वहां पे आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि जो स्ट्रक्चर के अंदर ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स स्टैगर्ड मैनर में अरेंज नहीं होने चाहिए, बल्कि वो कैसे अरेंज होने चाहिए, इक्लिप्स्ड मैनर में अरेंज होने चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, अगर मान लो कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो स्टैगर्ड गिवन है, बट आपको बोल रहा है कि उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करोगे। और इस कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट इसको रोटेट करना है। इसका हम फ्री रोटेशन करेंगे जिससे कि ये इक्लिप्स्ड हो जाए बेटा। अब इसका अगर आप फ्री रोटेशन करोगे तो आप अगर ये पीछे वाला जो कार्बन है उससे अटैच ग्रुप को 180 डिग्री घुमा दो, अगर आप 180 डिग्री घुमा दोगे तो इसका सी डबल एच नीचे आ जाएगा, OH जो बाहर की तरफ है वो अंदर चला गया और H जो अंदर था वो बाहर आ गया, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 180 डिग्री रोटेशन को अगर परफॉर्म करें तो 180 डिग्री रोटेशन को परफॉर्म करने पे ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या बन जाएगा, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बन जाएगा। अब ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जरा देखो इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाएगा। पहले तो ऑब्जर्वर को प्लेस करेंगे। अगर करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाना है बेटा, क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी अरेंज्ड वर्टिकली। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन कहां से कहां तक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक। ये आपको कहां दिखना है, वर्टिकल, वर्टिकल दिखना है। तो इसके लिए, और वर्टिकल पोजीशन पे जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा ऑब्जर्वर से दूर होते हैं, वर्टिकल पोजीशन पे जो ग्रुप है वो हमेशा ऑब्जर्वर से दूर है। और प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकली अरेंज होनी चाहिए। मैं कई सारी बातें बता रहा हूं, सबको आपको करेक्ट करना है। प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी अरेंज्ड वर्टिकली, और वर्टिकल पोजीशन पे ग्रुप हमेशा ऑब्जर्वर से दूर होते हैं, दे आर ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दोनों पॉइंट को मैनेज करना है। इसका मतलब ऑब्जर्वर को कहां रखना होगा, ऑब्जर्वर को रखना होगा ऊपर की तरफ। ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा,
जिससे कि सी डबल एच ग्रुप उसको अपने से दूर दिखाई पड़े। तो देखो, अगर सी डबल एच ग्रुप उसको अपने से दूर दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर को H और OH, ये वाला H OH, ये वाला H OH अपनी तरफ दिखाई पड़ रहा होगा। ये विजुअलाइज कर पा रहे बेटा? ये बात समझ में आ रही है सबको? ऑब्जर्वर को हमने जहां पे प्लेस किया है, वहां से अगर वो इस स्ट्रक्चर को देखेगा तो उसको दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने से दूर दिखाई पड़ेंगे और H और OH ग्रुप उसकी तरफ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा बनेगा। यहां पे आ गया COOH ग्रुप, यहां पे आ गया COOH ग्रुप। यहां आ गया बेटा H। ये आ गया OH। ये स्ट्रक्चर जो इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, वो स्ट्रक्चर अब आपको ऐसा विजुअलाइज हो रहा है, मतलब ऑब्जर्वर को ऐसा दिख रहा है। बोलो ऐसा ही दिखेगा ना? ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्वर को ऐसा ही दिखेगा। अरे बोलो भाई, नहीं दिख रहा हो तो फिर से दिखाऊं? ठीक है, तो आपको अगर कोई 3D स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, पहले आपको यह देखना होगा कि वो 3D स्ट्रक्चर कहीं स्टैगर्ड फॉर्म में तो नहीं है। अगर वो स्टैगर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है तो ऐसे 180 डिग्री रोटेशन करके क्या बना लोगे उसका? इक्लिप्स्ड। क्या बनाओगे उसका? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और फिर इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में प्रिंसिपल कार्बन चेन को वर्टिकल रखना है। प्रिंसिपल कार्बन चेन को वर्टिकल रखना है तो ऑब्जर्वर प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है उसके अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ COOH ग्रुप से COOH ग्रुप तक प्रिंसिपल कार्बन चेन है जो कि नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो ऑब्जर्वर को हमने कहां रखा? बोर्ड के प्लेन में ऊपर की तरफ। और अब ऑब्जर्वर इस स्ट्रक्चर को देख रहा है तो उसको ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने से दूर दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए हमने इसको कैसे दिखाया? डैश्ड बॉन्ड के थ्रू दिखाया। ये डैश्ड बॉन्ड से दिखाया बेटा। H और OH, H और OH ये ऑब्जर्वर की तरफ लाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको कैसे दिखाया? वेस्ट बॉन्ड के थ्रू दिखाया। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर की पोजीशन को भी हम बता देते हैं। ऑब्जर्वर की पोजीशन अगर ऐसी है कि उसका जो हेड है बेटा ऑब्जर्वर का जो हेड है वो इधर है, इस अंदर वाले इस कार्बन की तरफ, और टेल जो ऑब्जर्वर का है वो यहां पे है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? उसको हाइड्रोजन जो है वो अपने राइट हैंड साइड में और OH ग्रुप अपने लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा। हाइड्रोजन उसको राइट हैंड साइड में और OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड में और OH ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, अब हम जब ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया तो फिर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? फिशर प्रोजेक्शन इसका ये हो जाएगा, यहाँ पे COOH ग्रुप, यहाँ पे COOH ग्रुप, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। ये पूरा सीक्वेंस है। इससे ये, फिर इससे ये, और फिर जब ये वाला फॉर्म बन गया तो एग्जैक्टली उसी तरीके से
बेस्ड और डैश बॉन्ड नहीं बल्कि नॉर्मल बॉन्ड को यूज करते हुए, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो 2 डायमेंशनल मैनर में हम एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर को बना देते हैं। तो यही फिशर प्रोजेक्शन होगा इस स्टैगर्ड कंफर्मेशन का भी, और यही फिशर प्रोजेक्शन होगा इस इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन का भी। आ गया समझ में बेटा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, और जिसमें काफी अच्छा विजुअलाइजेशन चाहिए। ठीक है, तो इसको पूरा आराम से समझ करके चलो। अब मैं एक 3D स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं बोर्ड पे, और मैं ऑब्जर्वर की अलग अलग पोजीशन को स्पेसिफाई करूंगा, और आपको हर पोजीशन, ऑब्जर्वर की हर पोजीशन के करस्पॉन्डिंग उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। उसी मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन आपको बनाना है ऑब्जर्वर की अलग अलग ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग। ये एक 3D स्ट्रक्चर है बेटा। मैं ऑब्जर्वर का ओरिएंटेशन ये रख रहा हूं, यहां पे ऑब्जर्वर को हमने रखा है। ऑब्जर्वर H और Cl हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में है, और क्लोरीन ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है। बनाओ इसका फिशर प्रोजेक्शन। ऑब्जर्वर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में है, क्लोरीन ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है। ठीक है, मैं अब इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपने यही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो फिर आप सही हो। तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग देखो, फर्स्ट ओरिएंटेशन जो ऑब्जर्वर का है उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, COOH ग्रुप टॉप में, CH2OH बॉटम में, क्लोरीन राइट हैंड साइड में और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में। कितने लोगों ने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? ये स्ट्रक्चर कितने लोगों ने ड्रॉ किया है? वेरी गुड। जरा एक बार रेज हैंड वाला ऑप्शन देना सब। रेज हैंड, मैं काउंट करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग ये वाला फिशर प्रोजेक्शन बनेगा। आप जरा देखो, मैं ऑब्जर्वर की पोजीशन बदल रहा हूं। ऑब्जर्वर को मैंने यहां रखा है, क्लोरीन और CH2OH के बीच में। CH2OH ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है। फिशर प्रोजेक्शन, CH2OH ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है।
तो मैं अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, कंपेयर करना। कितने लोगों ने ड्रॉ किया इस स्ट्रक्चर को? सही है। सर हम्म। सर इसमें प्रिंसिपल चेंज वर्टिकल पे तो है नहीं। हाँ बोलो नमन। सर इसमें प्रिंसिपल चेंज वर्टिकल पे तो है नहीं। क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल चेंज CH2OH। नहीं, मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि हर फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट हो। ठीक है, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के लिए वो रूल्स थे जो मैंने बताया हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल होनी चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन टॉप में होना चाहिए। वो जो बात है वो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के लिए है, बट जरूरी नहीं कि हर फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट हो। अच्छा, अब देखो, अब मैं ऑब्जर्वर को यहां रख रहा हूं, ये थर्ड ओरिएंटेशन है, और COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है, और ऑब्जर्वर को हमने यहां पे रखा है। वीडियो क्या पॉज्ड है क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ऑब्जर्वर को हमने यहां रखा है, थर्ड पोजीशन पे ऑब्जर्वर को रखा है बेटा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है। फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। अरे बोर्ड क्लियर नहीं है, तुमने एक बार स्ट्रक्चर तो पहले बनाया हुआ है ना, उसी स्ट्रक्चर को देखो ना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को। थर्ड मैंने यहां पे रखा है, ये थर्ड है, फिंगर देखो, ये थर्ड है। COOH और H के बीच में है ऑब्जर्वर, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसके राइट हैंड साइड में है। अब मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रक्चर को, कंपेयर करो। मैंने क्या बनाया हुआ स्ट्रक्चर देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है राइट हैंड साइड में, हॉरिजॉन्टल पार्ट में राइट हैंड साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेफ्ट हैंड साइड में H है, CH2OH ऊपर और क्लोरीन नीचे। अब जिन्होंने यही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो फटाफट टाइप कर जो है यस टाइप करके जो है आप मुझे रिस्पांस दो। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा एक
कॉम्प्लिकेटेड केस था, अगर आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये अभी तीनों में ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड केस था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्वर को यहां पे रखते हैं, ये फोर्थ ओरिएंटेशन है ऑब्जर्वर की, और हम यहाँ पे CH2OH को ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में रख रहे हैं, CH2OH ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है, तो फिशर प्रोजेक्शन बनाना। CH2OH को हमने ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में रखा है, तो ये फिशर प्रोजेक्शन बनेगा। अब देखो मैंने क्या ड्रॉ किया है बेटा, हाइड्रोजन ऊपर है, क्लोरीन नीचे, CH2OH राइट हैंड साइड में और COOH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में। कितने लोगों ने ड्रॉ किया है इस स्ट्रक्चर को? अगर आपने ये बात समझ ली, हाँ बोलो सर। H और Cl का कैसे करेंगे कि H ऊपर आएगा कि Cl? हाँ यही तो विजुलाइज करना है बेटा। COOH CH2OH को मैंने बोला राइट हैंड साइड में है। आप इसी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखो ना, ये राइट हैंड साइड में है ऑब्जर्वर के, इसको मैं R लिख रहा हूं, ये उसके राइट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब ये 3D पूरा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अगर पूरा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, H जो है वो उसके ऊपर की तरफ होना चाहिए और Cl नीचे की तरफ होना चाहिए, तब टेट्राहेड्रल बनेगा। ये जो विजुअलाइजेशन है बेटा, यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है फिशर प्रोजेक्शन की। इसको आपको अच्छे से विजुअलाइज करना आना चाहिए। अब अगर मैं यहीं पे मैं क्या करता, मैं बोलता कि COOH ग्रुप ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में, फोर्थ ओरिएंटेशन COOH ग्रुप राइट हैंड साइड में है। अगर COOH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो ऐसे सिचुएशन में क्लोरीन ऊपर आ जाता और H नीचे आ जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, तो क्लोरीन ऊपर हो जाता और H नीचे आ जाता। तो इस तरीके से हम किसी भी 3D स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं बेटा, ये चारों फिशर प्रोजेक्शन इसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हैं। ये चारों फिशर प्रोजेक्शन एक ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हैं। भले ये रिप्रेजेंटेशन आपको अलग अलग दिख रहे हैं, बट क्योंकि ये एक ही 3D स्ट्रक्चर के फिशर प्रोजेक्शन है, इसका मतलब दे आर आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी सेंस। इट मींस 1, 2 और 3 एंड 4 को क्या होना चाहिए, आपस में होमोमर होना चाहिए। 1, 2, 3 एंड 4 मस्ट बी होमोमर। इन चारों को आपस में क्या होना चाहिए, होमोमर होना चाहिए। तो यहीं से होमोमर का कॉन्सेप्ट आता है। ये स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल के 4 स्ट्रक्चर हैं ऑब्जर्वर की पोजीशन को बदलने के बाद, इसलिए ये आपस में होमोमर होंगे। तो आप इसको पता भी कर सकते हो, जैसे कोई भी 2 स्ट्रक्चर अगर फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, उसको पता करने के लिए कुछ हमारे पास मेथड्स है,
जिनको मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? 3D स्ट्रक्चर से फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाना है? 3D स्ट्रक्चर से फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक फिशर प्रोजेक्शन से दूसरे फिशर प्रोजेक्शन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखो, कन्वर्जन ऑफ वन फिशर प्रोजेक्शन इनटू अनदर। मैं एक बार इसको रिकनेक्ट करता हूं, थोड़ा वीडियो लैग कर रहा है, इट में भी ये प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाए, वेट करो। बेटा वीडियो क्वालिटी कुछ इंप्रूव हुई है? चलो ठीक है, काफी इंप्रूव हो गई। तो कन्वर्जन ऑफ वन फिशर प्रोजेक्शन इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन फिशर प्रोजेक्शन इनटू अनदर, इसमें लिखो कन्वर्जन ऑफ वन फिशर प्रोजेक्शन इनटू अनदर, इसमें नोट करो। Following two methods are used for this purpose. Following two methods are used for this purpose. Following two methods are used for this purpose. Number one, rotation method. Rotation method. Rotation method. इसमें लिखो 90 degree rotation, 90 degree rotation of a Fisher projection, 90 degree rotation of a Fisher projection produces enantiomer. 90 degree rotation of a Fisher projection produces enantiomer, whereas 180 degree rotation, 180 degree rotation
of a Fisher projection, whereas 180-degree rotation of a Fisher projection produces homomer. 180-degree rotation of a Fisher projection produces homomer. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. 90-degree rotation of a Fisher projection produces enantiomer, whereas 180-degree rotation of a Fisher projection produces homomer. लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि रोटेशन करना कैसे है, तो नोट में जरा लिखो. रोटेशन को परफॉर्म करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है. लिखो, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ अ Fisher projection, during rotation of a Fisher projection, neither part of the Fisher projection, neither part of the Fisher projection comes out of the plane of the paper. Neither part of the Fisher projection comes out of the plane of the paper. Neither part of the Fisher projection comes out of the plane of the paper. जरा बेटा इस बात का ध्यान रखना कि क्या बोला जा रहा है इसमें. जैसे देखो, अगर एक Fisher projection को हमने कंसिडर किया है, मान लो ये Fisher projection है, तो यहां पे बोल रहे हैं कि आप रोटेशन इस तरीके से नहीं कर सकते. ये रोटेशन अलाउड नहीं है. रोटेशन आप इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, ये भी अलाउड नहीं है. ना तो ये वाला रोटेशन अलाउड है और नहीं ये वाला रोटेशन अलाउड है. अब क्यों अलाउड नहीं है जरा देखना. जैसे देखो, ये एक Fisher projection है, जैसे इसको हमने बोला ये एक Fisher projection है. अब इस Fisher projection को अगर आप रोटेट कर रहे हो, तो जब आप जैसे हॉरिजॉन्टल बॉन्ड के अबाउट अगर आप रोटेट कर रहे हो, तो जब आप हॉरिजॉन्टल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा. और जब ऐसा रोटेशन होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ये पेपर के प्लेन के बाहर आएगा, बाद में ये फिर से वापस पेपर के प्लेन में आ जाएगा. तो जब आप इस हॉरिजॉन्टल बॉन्ड के अबाउट अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, तो ये Fisher projection जो है वो थोड़ी देर के लिए पेपर के प्लेन के बाहर आ रहा है, इसलिए ये वाला रोटेशन अलाउड नहीं है. इसी तरीके से देखो, अगर ये Fisher projection है तो बोल रहा है कि इसको आपको ऐसे भी नहीं रोटेट करना है, इसको आप वर्टिकल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेट नहीं कर सकते. अगर आप इसको वर्टिकल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करते हो तो उस सिचुएशन में भी थोड़ी देर के लिए ये स्ट्रक्चर पेपर के प्लेन के बाहर आएगा. एक स्ट्रेस ऐसी आएगी, H बाहर आ जाएगा और OH अंदर चला जाएगा. यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पेपर के प्लेन में मेंटेन नहीं है, इसलिए ये वाला रोटेशन भी अलाउड नहीं है, ये वाला रोटेशन भी अलाउड नहीं है. रोटेशन कैसे होना चाहिए, बोले रोटेशन होना चाहिए इस तरीके से, या रोटेशन होना चाहिए इस तरीके से. ठीक है, तो जब आप रोटेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो रोटेशन हमेशा ऐसे होगा बेटा, इस तरीके से रोटेशन होगा, ये रोटेशन होना चाहिए. ये बात समझ में आई सबको, कैसे रोटेशन को परफॉर्म करना है. रोटेशन कैसे परफॉर्म करना है ये समझ में आया. ठीक है, तो हमें ऐसे रोटेशन परफॉर्म करना है, इस तरीके से देखो, जैसे मैं फिंगर घुमा रहा हूं, ऐसे रोटेशन को परफॉर्म करना है, या इस तरीके से रोटेशन को परफॉर्म करना है. लेकिन रोटेशन को ऐसे नहीं परफॉर्म करना है, रोटेशन को हम इस तरीके से नहीं परफॉर्म करेंगे, ये अलाउड नहीं है सर. ठीक है, रोटेशन. हाँ बोलो नमन, बोलो. अगर बाहर आ भी गया तो उससे दिक्कत क्या आती है. दिक्कत ये है कि वो पूरा ओरिएंटेशन बदल जाता है, जो Fisher projection का
जो हम 3D मैनर में उसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं ना, उसमें चेंज आ जाता है। इसलिए ये एक कन्वेंशन है कि हम जब फिशर प्रोजेक्शन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उस कन्वर्जन में हमेशा रोटेशन ऐसे होना चाहिए कि पूरा फिशर प्रोजेक्शन पेपर के प्लेन में बना रहे, उसका कोई भी पार्ट पेपर के प्लेन से बाहर नहीं आना चाहिए या अंदर नहीं जाना चाहिए। अब देखो, अगर हमने ऐसा रोटेशन परफॉर्म किया, अगर हम इस रोटेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और मान लो हमने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, 90 डिग्री रोटेशन, तो 90 डिग्री रोटेशन पे क्या होगा बेटा, ये ऐसा हो जाएगा, COOH ग्रुप यहां आ गया, CH3 यहां आ जाएगा, ठीक है, OH नीचे आ गया और H ऊपर चला गया। ये वाला जो फिशर प्रोजेक्शन है वो 90 डिग्री रोटेशन के बाद ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखना, जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेटा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और CH3 पहले ऑब्जर्वर से दूर थे, बिकॉज वो वर्टिकली अरेंज्ड है, COOH और CH3 वर्टिकली अरेंज्ड है, इट मींस दे आर ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, whereas H and OH are oriented towards the observer, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, तो H और OH towards the observer है, COOH और CH3 away from the observer है। इसमें क्या हो रहा है जरा देखना, इसमें H और OH वर्टिकल है, तो H and OH are oriented away from the observer, whereas COOH and CH3 are oriented towards the observer। तो आप क्या देख रहे हो, जो away from the observer है इसमें, वो यहाँ पे टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और जो यहाँ पे टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है वो उसमें अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ऐसा ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप में होता है। ऐसा कहां होता है, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप में होता है। और आप ये देख रहे हो, ये कायरल मॉलिक्यूल है, एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल, इसका ये इमेज है, इसका ये इमेज है, अगर उस तरीके से विजुअलाइज किया जाए जैसे मिरर इमेज में होता है। तो इसलिए अगर ये एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है तो ये उसका एनहांसियोमर है। तो हम अगर इसको 1 बोल रहे हैं और इसको 2 बोल रहे हैं, तो 1 and 2 आर एनहांसियोमर। तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद आपको हमेशा एनहांसियोमर मिलेगा। अब जरा दूसरा केस देखना, अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट करते, 180 डिग्री रोटेशन, तो 180 डिग्री रोटेशन पे क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और CH3 जो वर्टिकल पार्ट पे थे अभी भी वो वर्टिकली ही प्लेस्ड होंगे, बट पोजीशन बदल जाएगी। अब CH3 आ जाएगा ऊपर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा नीचे। CH3 होगा ऊपर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा नीचे, ठीक है। और उसी तरीके से OH होगा लेफ्ट हैंड साइड में और H होगा राइट हैंड साइड में। तो 3 को अगर आप देखो, स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 1 से फॉर्म हुआ है 180 डिग्री रोटेशन के थ्रू। स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 1 से फॉर्म हुआ है 180 डिग्री रोटेशन के थ्रू। इसका मतलब स्ट्रक्चर 1 and 3 आर होमोमर। लिख लो इस बात को, स्ट्रक्चर 1 and 3 आर होमोमर, whereas structure 1 and 2 as well as 2 and 3 are enantiomer, बेटा जरा इस बात को भी समझना। बोल रहा है कि 1 का एनांसियोमर है 2 और 1 और 3 आइडेंटिकल है, तो ऑब्वियसली 2 and 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, एनांसियोमर हो जाएंगे।
अगर 1 और 3 आइडेंटिकल है और 1 का वो इनैंसियोमर है तो ऑब्वियसली वो 3 का भी इनैंसियोमर होगा। आ गया समझ में रोटेशन मेथड का डिटेल? बोलो बेटा, रोटेशन मेथड का डिटेल समझ में आया? बस आपको ये ध्यान रखना है रोटेशन कैसे परफॉर्म होना चाहिए। तो जब हम रोटेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन का कोई भी पार्ट रोटेशन के मीन टाइम पेपर के प्लेन से बाहर नहीं आना चाहिए। पूरा का पूरा फिशर प्रोजेक्शन को पेपर के प्लेन में मेंटेन रखते हुए ही हमें रोटेशन को परफॉर्म करना है। और अगर हम 90 डिग्री रोटेशन करते हैं तो एनहांसियोमर मिलने वाला है, और अगर 180 डिग्री रोटेशन करते हैं तो हमें होमोमर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रोटेशन मेथड। अब आप लिखो सेकंड मेथड यहां पे। सेकंड मेथड इसको बोलते हैं ग्रुप एक्सचेंज मेथड। ग्रुप एक्सचेंज मेथड। ग्रुप एक्सचेंज मेथड बेटा ग्रुप एक्सचेंज मेथड में फर्दर दो केसेस आते हैं। इसका फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस टू ग्रुप एक्सचेंज मेथड। टू ग्रुप एक्सचेंज मेथड। टू ग्रुप एक्सचेंज मेथड लिखो। in this method any two group attach with same chiral center, any two group attach with same chiral center, उसी chiral center पे प्रेजेंट जो चार ग्रुप है, चार में से कोई भी दो ग्रुप को एक्सचेंज कर सकते हैं। in this method any two group attached with same chiral center are interchanged in closed loop manner. In closed loop manner. आगे लिखो, even number of such interchanges, even number of such interchanges produces homomer. Even number of such interchanges produces homomer, whereas odd number of such interchanges produces enantiomer. ठीक है, अब इसके थ्रू हम ये 1 2 3 4 के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। जरा देखो, अगर हमें 2 को, ठीक है, 2 को 1 में कन्वर्ट करना है, स्ट्रक्चर 2 को स्ट्रक्चर 1 में कन्वर्ट करना है। अब इस कन्वर्जन के लिए मतलब स्ट्रक्चर 2 को हमें एग्जैक्टली स्ट्रक्चर 1 बना देना है, और इस प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि हम कितने नंबर ऑफ टू ग्रुप एक्सचेंजेस कर रहे हैं। अगर हम इवन नंबर ऑफ टू ग्रुप एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये होमोमर हो जाएंगे, बट अगर ऑड नंबर ऑफ टू ग्रुप एक्सचेंज के थ्रू अगर इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये एनहांसियोमर होंगे। ठीक है, जरा देखना, दोनों में अगर आप 1 और 2 को देखो तो एक ग्रुप दोनों में अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप है बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो दोनों में सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन दोनों में सेम है। अब बाकी ग्रुप को हमें 2 में इस तरीके से एक्सचेंज करना है जिससे कि ये 1 जैसा दिखने लगे। तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, पहला एक्सचेंज हमने किया CH2OH को हम नीचे ले आए, क्योंकि देखो यहाँ पे CH2OH नीचे है, तो इसमें भी हम CH2OH को नीचे लाते हैं। कैसे? CH2OH और हाइड्रोजन की पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया, जहां हाइड्रोजन है वहां CH2OH आ गया, और जहां पे CH2OH था वहां पे अब हाइड्रोजन है। तो देखो अब क्या हो गया, CH2OH आ गया नीचे, मतलब इसमें भी CH2OH नीचे है, तो ये वाला जो वर्टिकल पार्ट है वो दोनों का एक जैसा दिखने लगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे अब हाइड्रोजन कहाँ है, राइट हैंड साइड में, और क्लोरीन कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें क्लोरीन राइट हैंड साइड में और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर एक और 2 ग्रुप एक्सचेंज हमने कर दिया। कैसे? क्लोरीन को यहां ले गए और हाइड्रोजन को यहां ले गए। अगर आप देखो तो हमने कितनी बार 2 ग्रुप एक्सचेंज किया, एक 2 ग्रुप एक्सचेंज और दूसरा 2 ग्रुप एक्सचेंज। तो 2 ग्रुप एक्सचेंज करके हमने 2 को 1 बना दिया। तो 2 एक्सचेंज का मतलब इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज के थ्रू स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 1 बन गया। इसका मतलब 1 and 2 आर होमोमर। बोलो बेटा समझ में आया ये समझ में आया? हमने यहां पे इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज किया, और इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज के थ्रू स्ट्रक्चर 2 को स्ट्रक्चर 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसलिए स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 1 क्या होंगे, दे आर होमोमर। ठीक है, इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर 3 को स्ट्रक्चर 1 में कन्वर्ट करके देख सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर 3 को स्ट्रक्चर 1 में कन्वर्ट करते हो तो आपको यह दिखाई पड़ेगा यहां पे कि हाइड्रोजन दोनों में सेम पोजीशन पे है। हाइड्रोजन की पोजीशन दोनों में सेम है। दोनों स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है। अब हमें क्या करना है, हमें 3 को 1 जैसा बना देना है। तो उसके लिए हमें COOH ग्रुप को ऊपर ले जाना होगा। तो COOH ग्रुप को ऊपर ले जाना होगा तो क्या करेंगे, COOH और CH2OH को आपस में एक्सचेंज कर दिया, पहला एक्सचेंज। फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखो CH2OH को अल्टीमेटली नीचे लाना है, तो फिर उसके बाद CH2OH को Cl के साथ एक्सचेंज कर दिया। फर्स्ट एक्सचेंज हमने किया COOH और CH2OH का, और सेकंड एक्सचेंज किया हमने CH2OH और Cl का। इस तरीके से आप देखो 2 एक्सचेंज के थ्रू 3 1 में कन्वर्ट हो गया, तो 1 and 3 आर होमोमर। एग्जैक्टली इसी तरीके से 4 को भी 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरा 4 को 1 में कन्वर्ट करके देखो। तो अभी 4 और 1 में देखो तो कोई भी ग्रुप दोनों में सेम पोजीशन पे नहीं है, चारों ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे हैं, और आपको 4 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे क्या करेंगे भाई, एक तो हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। एक इंटरचेंज ये हो गया बेटा, और एक हमने CH2OH और क्लोरीन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। आप देखो 4 1 जैसा दिखने लगा। तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज 2 ग्रुप एक्सचेंज के थ्रू 4 1 में कन्वर्ट हो गया, इट मींस दे आर होमोमर। तो यही तरीका है 2 फिशर प्रोजेक्शन के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का। बट इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सेम कायरल सेंटर से जो ग्रुप अटैच है उन्हीं को आपस में आप एक्सचेंज करोगे। ठीक है, अब आप दूसरा मेथड इसमें लिखो, ग्रुप एक्सचेंज मेथड में सेकंड केस लिखो 3 ग्रुप एक्सचेंज मेथड। 3 ग्रुप
exchange method. 3 group exchange method. Three group exchange method. लिखो, in this method, any 3 group attached with same chiral center. Any 3 group attached with same chiral center are interchanged. Any 3 group attached with same chiral center are interchanged in closed loop manner. In closed loop manner. आगे लिखो, every 3 group exchange produces homomer. Every 3 group exchange produces homomer because a 3 group exchange is equivalent to even number of 2 group exchange. Even number of 2 group exchange. अब मैं आपको ये यहीं पे समझा देता हूं. बेटा देखो, हमें सेकंड को फर्स्ट जैसा बनाना है. तो हमने ये देखा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन दोनों में सेम है. बाकी जो 3 ग्रुप हैं, उन 3 ग्रुप को हमें एक्सचेंज करना है क्लोज लूप मैनर में. तो अगर आप देखो तो क्लोरीन को CH2OH की जगह पे, CH2OH को H की जगह पे और H को क्लोरीन की जगह पे. फिर से देखो हमने क्या किया, Cl को CH2OH की जगह पे, CH2OH को H की जगह पे, H को Cl की जगह पे. एक क्लोज लूप मैनर में हमने इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया. अब ये जो क्लोज लूप मैनर है ये क्लॉकवाइज है, जरूरी नहीं कि ये क्लॉकवाइज हो, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. तो इसको हम बोलेंगे 3 ग्रुप एक्सचेंज. और ऐसा एक्सचेंज अगर आप करोगे तो 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अभी मैंने क्या बताया आपको, हर 3 ग्रुप एक्सचेंज से हमेशा होमोमर मिलता है, क्योंकि 3 ग्रुप एक्सचेंज, एक 3 ग्रुप एक्सचेंज के थ्रू ये 1 में कन्वर्ट हो गया. तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, दे आर होमोमर. तो 1 and 2 आर होमोमर. एग्जैक्टली इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर 3 को स्ट्रक्चर 1 में कन्वर्ट कर सकते हो. स्ट्रक्चर 3 को स्ट्रक्चर 1 में आप एग्जैक्टली इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो. आपने देखा कि हाइड्रोजन की पोजीशन दोनों में सेम है. बाकी 3 ग्रुप की पोजीशन को आपको इस तरीके से इंटरचेंज करना है कि 3 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाए. तो इसके लिए क्या करना है आपको, COOH ग्रुप को CH2OH की जगह पे, CH2OH को क्लोरीन की जगह पे और क्लोरीन को COOH ग्रुप की जगह पे आपको लाना है. ये 3 ग्रुप एक्सचेंज आपने करा दिया क्लोज लूप मैनर में. तो इससे क्या हुआ, 3 1 में कन्वर्ट हो गया. तो फिर से आप क्या बोलोगे, 1 and 3 आर होमोमर. अब यही 3 ग्रुप एक्सचेंज की जगह पे अगर आप 2 ग्रुप एक्सचेंज करते तो आपको 2 बार 2 ग्रुप एक्सचेंज करना पड़ रहा है. इसीलिए मैंने बोला कि एवरी 3 ग्रुप एक्सचेंज इज इक्विवेलेंट टू इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज. अब आप बोलोगे 4 को 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 को 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो यहां तो आप देख रहे हो कि कोई भी ग्रुप की पोजीशन सेम नहीं है 1 और 4 में. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले CH2OH, Cl और COOH
CH2OH Cl और C∼H के साथ 3 ग्रुप एक्सचेंज करा दिया। देखो CH2OH को यहां ले आए क्योंकि 1 में CH2OH डाउनवर्ड है, CH2OH को यहां ले आए, क्लोरीन को C∼H की जगह पे ले गए और C∼H ग्रुप को यहां ले आए। अब जरा देखो, ऐसा करने पे आपको ये स्ट्रक्चर मिला है, CH2OH यहां आ गया बेटा, क्लोरीन यहां आ गया, COOH ग्रुप यहां आ गया, H यहां आ गया। अभी आप देखो ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये 1 जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक। अब 1 जैसा ये दिखे उसके लिए आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऊपर ले जाना है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऊपर ले जाना है तो आप क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को H की जगह पे, H को Cl की जगह पे और Cl को C∼H की जगह पे, आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। अब जब आप ये कन्वर्जन करते हो तो देखो ये मिल जाएगा CH2OH COOH ClH। अब ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये 1 है, तो आपको यहां पे 2 बार 3 ग्रुप एक्सचेंज कराना पड़ा। मैंने क्या बताया आपको, हर 3 ग्रुप एक्सचेंज होमोमर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब इसका होमोमर ये है और इसका होमोमर ये है, इसका मतलब ये क्या है, दे आर होमोमर। समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई सबको? तो 3 ग्रुप एक्सचेंज हमेशा होमोमर प्रोड्यूस करता है, जबकि 2 ग्रुप एक्सचेंज की बात करें तो इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज से आपको मिलेगा होमोमर और ऑड नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज से मिलेगा इनैंसियोमर। जबकि रोटेशन मेथड में मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री रोटेशन से आपको मिलेगा होमोमर और 90 डिग्री रोटेशन से आपको मिलेगा इनैंसियोमर। बट रोटेशन मेथड में आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा फिशर प्रोजेक्शन पेपर के प्लेन में मेंटेन्ड रहना चाहिए ड्यूरिंग रोटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 फिशर प्रोजेक्शन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पे कोई 2 फिशर प्रोजेक्शन अगल बगल बना देंगे और बोलेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, आप इनको रिलेट करो। आप इसी तरीके से रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करोगे। अब देखो इसके बाद बात आती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगला कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लिखो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे नाम का किसी ने एंट्री मार दी है। हाँ क्या कर दिया? किसी ने मेरे नाम से एंट्री मार दी है। अच्छा तुम्हारे नाम से कोई आ गया है? यस सर। कौन है भाई? अभी अभी लीव करा सर उसने। चलो कोई बात नहीं। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म following 3, in optical isomerism following 3
type of absolute configuration, following 3 type of absolute configuration are taken into consideration. Following 3 type of absolute configuration are taken into consideration. अब वो absolute configuration कौन कौन से हैं देखो. नंबर 1 कैपिटल D कैपिटल L configuration. याद करो मैंने पहले बताया था कि डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी और लीवो के लिए स्मॉल एल यूज किया जाता है. वो इसीलिए बताया था क्योंकि कैपिटल डी कैपिटल एल का मतलब कुछ और होता है, स्मॉल डी स्मॉल एल का मतलब कुछ और होता है. ये कैपिटल डी कैपिटल एल जो है ये थियोरेटिकली इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, जबकि स्मॉल डी या स्मॉल एल का डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटली करते हैं. एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो फॉर्म है या लीवो फॉर्म है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जबकि कंपाउंड कैपिटल डी या कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करा है इसको हम थियोरेटिकली डिटरमाइन करते हैं. तो कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन. नंबर 2 इरीथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन. थ्रियो configuration. Erythro and thrio configuration. ERYTHRO. ERYTHRO and thrio THREO. Erythro and thrio configuration. And number 3 RS configuration. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. RS configuration. ये 3 एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंसीडर करते हैं. कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, इरीथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन एंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. लेकिन मैं आपको एक बात अभी बता दूं कि आपका जो अगला टेस्ट होगा, वैसे मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड होगा. अगला टेस्ट आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड होगा. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसके साथ जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था वो भी उसमें आना चाहिए. और टेस्ट आपका फिर से हम लोग ट्यूसडे को रखेंगे. अगला टेस्ट आपका ट्यूसडे को होगा. इस वीक की सारी क्लासेस मैं आइसोमेरिज्म पे रख रहा हूं. ठीक है, इस वीक में हमें आइसोमेरिज्म को फिनिश करना है और मैं सैटरडे को फिर से क्लास रखूंगा जैसे लास्ट सैटरडे क्लास हुई थी. टेस्ट आपका ट्यूसडे को होगा. क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक है, मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूं बेटा. हाँ, क्या कुछ पूछना चाहते हो? बोलो.